2012 सेंट्रल लंदन एक्वाडोर एम्बेसी। पूरे लंदन की पुलिस ने इस एम्बेसी को घेरे में ले रखा है। इस बिल्डिंग के आसपास करीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में हर तरफ या तो ब्रिटिश पुलिस है या CIA और रशियन सीक्रेट सर्विस के लोग। ये सब सिर्फ एक आदमी की घात लगाए बैठे हैं। कोई इसको अरेस्ट करना चाहता है, कोई इसे मारना चाहता है और कोई इसे यहाँ से भगा कर ले जाना चाहता है। CIA के स्नाइपर्स एम्बेसी के दरवाजे पर टारगेट लॉक करके बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका हर कीमत पर इस आदमी को या तो खत्म करना चाहता है या फिर इसे यहाँ से अमेरिका ले जाना चाहता है। कौन है ये आदमी जिसके पीछे दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स पड़ी हुई हैं? अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री सिर्फ एक इंसान से इतना खौफजदा क्यों है? ये कहानी है जूलियन असांज की। एक ऐसा आदमी जो दुनिया की सुपर पावर्स को लिटरली घुटनों पे ले आया, मगर इसने आखिर ऐसा क्या किया था कि अमेरिका, रशिया और UK हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहते थे? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में जूलियन असांज 1971 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो दुनिया की 3 टॉप ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा हैक कर चुका था। नासा, पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी जहाज बनाने वाली कंपनी। हैकिंग कम्युनिटी में उसे मैंडैक्स के नाम से जाना जाता था। 1991 में असांज एक कैनेडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का डेटा हैक करते हुए पकड़ा गया और उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1993 में जेल से छूटने के बाद असांज ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में एडमिशन ले लिया और फिर अगले 12 से 13 सालों तक असांज बहुत ही लो प्रोफाइल रहा। फिर 2006 में 35 साल की उम्र में उसने एक वेबसाइट बनाई जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने वाली थी। उस वेबसाइट का नाम था विकीलीक्स। इस वेबसाइट पर कोई भी आदमी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता था और किसी को भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता चल सकती थी। वेबसाइट लॉन्च होते साथ ही उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना शुरू हो गए। लोगों ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कर दिए जो इंतहाई सीक्रेट थे। 9/11 से लेकर यमन में होने वाली ड्रोन स्ट्राइक्स, अरब वर्ल्ड में करप्शन और इवन ग्वांतानामो बे में कैदियों के साथ होने वाले सलूक के डॉक्यूमेंट्स। असांज इन सब डॉक्यूमेंट्स को ओपनली पब्लिश करने लगा। अब क्योंकि इस वेबसाइट्स ने ये डॉक्यूमेंट्स कहीं से चोरी नहीं किए थे और ये तो कोई और लोग अपलोड कर रहे थे, तो ये डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ कोर्ट में यूज हो सकते थे और इसीलिए बहुत से पावरफुल लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। लेकिन अभी भी विकीलीक्स को लेकर कोई खास बज़ क्रिएट नहीं हुआ था दुनिया में। और फिर 2010 आया। विकीलीक्स पर कुछ ऐसा पब्लिश होने जा रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. 2010 में इराक में मौजूद एक 22 साला अमेरिकन इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग ने कई हजार पेजेस की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन मिलिट्री कंप्यूटर से डाउनलोड करके विकीलीक्स पर अपलोड कर दिए। Blasting the release of over 90,000 US military records on the war in Afghanistan. WikiLeaks.org, a whistleblower website, has published what it says are nearly 92,000 official US documents of raw data on the deaths and casualties collected over the past 6 years. ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीक्स थी। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ये लिखा हुआ था कि अमेरिका किसी भी कंट्री पर अटैक कैसे करता है, जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी कैसे यूज करता है और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है। इन लीक्स में उन रेड्स का भी जिक्र था जो अमेरिकन आर्मी इराकी फैमिलीज के घरों पर करती थी। इन लीक्स में जिक्र था उन हजारों इराकी फैमिलीज का जिन्हें अमेरिकन आर्मी ने सिर्फ शक की बुनियाद पर किडनैप किया या फिर जान से मार दिया। इन लीक्स में एक वीडियो भी थी, एक ऐसी वीडियो जो मैं यहाँ पर पूरी नहीं चला सकता वरना YouTube ये वीडियो रिमूव कर देगा। मैं इस वीडियो को सेंसर कर रहा हूँ, मगर आप इसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक इराकी फैमिली को, जिसमें 3 बच्चे भी हैं, एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर बेदर्दी से फायरिंग करके मार देता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मगर ओरिजिनल वीडियो में आप इस हेलीकॉप्टर के पायलट्स को हंसता हुआ सुन सकते हैं। उनके लिए मासूम लोगों को मारना ऐसा था जैसे कोई गेम हो। कुछ घंटों में ही ये वीडियो वायरल हो चुकी थी। हर ऑनलाइन पब्लिकेशन, आर्टिकल,
न्यूज चैनल, हर जगह इसी का चर्चा था। मगर ये वीडियो तो समंदर में एक कतरे की तरह थी, क्लासिफाइड डेटा का एक ऐसा समंदर जिसमें अमेरिकन मिलिट्री के बहुत से कारनामे थे। अगले ही दिन विकीलीक्स पर कुछ और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिश हुए, जिनमें ये लिखा हुआ था कि इराक वॉर के दौरान करीबन 15,000 मासूम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही मारा गया। 15,000 लोग, अनबिलीवेबल। खैर, इन लीक्स का रिएक्शन तो आना था। पेंटागन आग बगोला हो चुका था। जूलियन असांज की वेबसाइट अब एक छोटी सी हैकिंग वेबसाइट नहीं थी, वो अब पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी। अमेरिका ने विकीलीक्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया और चेल्सी मैनिंग को अरेस्ट कर लिया। जूलियन असांज के खिलाफ कोई एविडेंस तो था नहीं, उसने तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की थी, तो इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। हाँ, पर विकीलीक्स के सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए और इसका तोड़ करने के लिए विकीलीक्स बिटकॉइन पर मूव कर गई। लेकिन पेंटागन इतनी आसानी से असांज का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। 2010 में ही इन लीक्स के कुछ ही महीने बाद असांज स्वीडन चला गया, बिकॉज उसे अंदाजा हो चुका था कि अब अमेरिका में रहना खतरे से खाली नहीं। असांज का ख्याल था कि स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है तो उसे वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मगर स्वीडन पहुँचने के 3 महीने बाद ही असांज के खिलाफ 2 स्वीडिश लड़कियों को सेक्सुअली हरास करने के इल्जाम में एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया। असांज ये वारंट इशू होने से पहले ही स्वीडन छोड़ के यूके आ चुका था। यूके पुलिस ने असांज को अरेस्ट किया, मगर फिर कोर्ट के ऑर्डर पर उसे बेल मिल गई। मगर असांज अब समझ चुका था कि उसके पास टाइम कम है और उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, बिकॉज एक चीज तो कंफर्म थी कि यूके और स्वीडन की गवर्नमेंट्स अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही थी और उनका प्लान ये था कि उसे अमेरिका भेजा जा सके ताकि उस पे अमेरिकन सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने का ट्रायल चलाया जा सके, और उसकी सजा 175 साल है। 2 साल बाद मई 2012 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीडिश लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करने के मामले पर यह डिसीजन दिया कि असांज को स्वीडन भेजा जाए ताकि वो खुद पर होने वाले केसेस का सामना करे। ब्रिटिश पुलिस ने इस ऑर्डर के बाद हर जगह रेड करना शुरू की ताकि असांज को पकड़ के स्वीडन भेज सके। मगर असांज कहीं मिल ही नहीं रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि असांज है कहाँ। असांज सेंट्रल लंदन में मौजूद इक्वाडोर की एम्बेसी में पॉलिटिकल असाइलम ले चुका था। वो जानता था कि एम्बेसी ही एक ऐसी जगह है जहाँ उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। कहा जाता है कि रशियन सीक्रेट सर्विस ने उसे ये असाइलम दिलवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बल्कि उन्होंने ही उसे गाइड किया कि वो इक्वाडोर की एम्बेसी जाए। 16 अगस्त 2012 को इक्वाडोर के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इक्वाडोर ने जूलियन असांज को अपनी लंदन वाली एम्बेसी में पॉलिटिकल असाइलम दिया है। अब एम्बेसी में जबरदस्ती घुसने का मतलब था कि ब्रिटिश पुलिस इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करेगी, जिसके नताइज खतरनाक हो सकते थे और उसका असर इक्वाडोर के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस पर भी आ सकता था। इसीलिए यूके ने इक्वाडोर एम्बेसी के बाहर दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स खड़े कर दिए ताकि जैसे ही असांज बाहर आए वो उसे अरेस्ट कर लें। एम्बेसी में असांज को एक छोटा सा कमरा दिया गया जिसमें एक ट्रेडमिल और कंप्यूटर था। असांज से मिलने के लिए हर किसी को इसी छोटे से कमरे में आना पड़ता था। अगले 6 साल तक इसी कमरे से असांज विकीलीक्स चलाता रहा और सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिश करता रहा। अब 2017 आ चुका था और डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। 7 मार्च 2017 को असांज ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसने CIA के होश उड़ा दिए। इस डॉक्यूमेंट का कोड नेम था वॉल्ट 7। इस डॉक्यूमेंट में CIA की सारी स्ट्रेटेजी, उसके सीक्रेट एजेंट्स, कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स जिनके साथ CIA के रिलेशंस थे और इवन CIA के सीक्रेट तरीन सेक्शंस की डिटेल्स थी। दिस वाज अ बॉम्ब। बड़े बड़े लोगों के पैरों से जैसे जमीन निकल गई। पूरी दुनिया की सीक्रेट एजेंसीज को अपनी उंगली पे नचाने वाली CIA इतनी कमजोर थी कि उसका अपना सारा डेटा लीक हो चुका था। वही डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन से पहले विकीलीक्स की तारीफ करते नहीं रुकते थे, अब पूरा यू टर्न ले चुके थे। I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. CIA का खून उबल रहा था और वो ये डिसीजन ले चुके थे कि अब किसी भी हाल में असांज को नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ असांज को भी एम्बेसी में रहते हुए 6 साल हो चुके थे। 6 साल एक ही कमरे में कैद रहने की वजह से असांज बहुत ही रेस्टलेस हो चुका था और इवन इक्वाडोर एम्बेसी वाले भी उससे तंग आ चुके थे। उसकी पूरी हाइजीन, एम्बेसी के हॉलवे में फुटबॉल खेलना, स्टाफ के साथ बदतमीजी करना, सब असांज से इरिटेट हो चुके थे। अगले ही साल 2018 में असांज ने इक्वाडोर के प्रेसिडेंट मोरिनो के खिलाफ भी विकीलीक्स पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और फिर कुछ ही महीनों बाद 2 जुलाई 2019 को मोरिनो ने अनाउंस किया कि असांज ने पॉलिटिकल असाइलम के रूल्स तोड़े हैं और इसीलिए इक्वाडोर एम्बेसी अब उन्हें मजीद असाइलम नहीं दे सकती और अगले 10 दिनों में उन्हें हर हाल में एम्बेसी छोड़नी होगी। 9वें दिन ही इक्वाडोर एम्बेसी ने अपने दरवाजे खोलकर ब्रिटिश पुलिस को अंदर इनवाइट किया और उन्होंने असांज को एम्बेसी से घसीटकर बाहर निकालकर
फिर अरेस्ट कर लिया। असांज को उसी दिन कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने ट्रायल से भागने के जुर्म में उसे 11 महीने की सजा सुनाई। असांज को सेंट्रल लंदन से 45 मिनट दूर बेलमार्श प्रिजन में रखा गया और आज की डेट तक वो उसी जेल में है। यूएन के डॉक्टर्स की एक टीम ने असांज को जेल में विजिट किया और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि जूलियन असांज को जेल में बहुत ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया है और असांज इस वक्त स्वेयर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है और उसे किसी भी किस्म की कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं दी जा रही। असांज का केस इस वक्त ब्रिटिश कोर्ट में है और उसे किसी भी वक्त अमेरिका डिपोर्ट किया जा सकता है, जहां पर उसे 175 साल की सजा होगी और उसका जुर्म सिर्फ ये है कि उसने ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश की जिससे बहुत से ताकतवर लोगों की नींदें उड़ गईं। बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाता जिनके खिलाफ विकीलीक्स में इंफॉर्मेशन थी, उल्टा सब असांज के पीछे पड़ गए। दुनिया की टॉप जुडिशरीज भी इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आ रही हैं और ये बात समझ से बाहर है कि किसी की करप्शन या कोई और क्राइम एक्सपोज करना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी सजा 175 साल हो। इस सिचुएशन पर मुझे एडवर्ड स्नोडेन की एक बात याद आ रही है, When exposing a crime is treated as committing a crime, you are being ruled by criminals। मतलब जब जुर्म को एक्सपोज करना जुर्म करने के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि आप पर क्रिमिनल्स की हुकूमत है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस सारे केस को लेकर? मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर आप नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस शेयर करेंगे। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।